चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। और जैसा कि आपको पता है साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, और उसके अंतर्गत हमने लास्ट हर्यका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया था। और इसके साथ साथ हमने ईरानी और यूनानी आक्रमण को भी समाप्त कर लिया था। और मुझे उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा मौर्यन साम्राज्य की तरफ। मौर्य साम्राज्य की बात करूं तो 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को। ये वही कालखंड होगा जिस कालखंड में मगध साम्राज्य को 16 महाजनपदों में सबसे सर्वोच्च शक्ति के तौर पर स्थापित किया जाएगा। और यूं कहूं कि पहली बार भारत में अखंड साम्राज्य का स्वरूप भी इसी समय पर तैयार किया जाएगा, जिसकी चर्चा आजकल आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। ठीक है, तो उस सब पे आगे चर्चा रहेगी, लेकिन मौर्य साम्राज्य को मैं पढ़ूं उससे पहले आपको ये जानना होगा कि इस मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी के स्रोत हैं, और स्रोत होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, और एक को हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। सोर्स कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? सोर्स होते हैं दो प्रकार के, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो समझिए कहां कहां से आपको जानकारी मिलेगी। अगर मैं साहित्यिक स्रोतों की बात करूं तो सबसे पहले चाणक्य की अर्थशास्त्र नामक किताब है, जहां से आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलती है इस पर चर्चा अभी आगे करूंगा मैं। दूसरी किताब है मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट है क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरित सागर। और एक किताब है आपकी विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। इन सारी किताबों से मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी हासिल होती है। और साथ ही साथ में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर बात करूं, पुरातात्विक स्रोतों की बात करूं, तो सोहगोरा का अभिलेख, महास्थान का अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत हैं। अब हमें समझना यह है कि इन स्रोतों से जानकारी क्या क्या मिलती है। तो हम शुरुआत करते हैं इधर साहित्यिक स्रोतों की तरफ से, और सबसे पहला स्रोत हम उठाते हैं आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र को। तो समझते हैं आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र, ध्यान देंगे। आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र किताब से आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि अर्थशास्त्र का नाम सुनते ही इकोनॉमिक्स की तरफ दिमाग जाता है, पैसे के लेन देन की तरफ दिमाग चला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, बल्कि मेरे भाई ये किताब है पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, राजनीति और लोक प्रशासन की किताब है। बात समझ में आ रही है? मैसूर के संग्रहालय से शाम शास्त्री के द्वारा 1909 में इस किताब को संकलित किया गया था। इट मीन्स कि यह किताब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। 1909 में शाम शास्त्री ने मैसूर के संग्रहालय से इस किताब को संकलित किया था। और इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है, इस किताब के अंतर्गत किसी भी मौर्य राजा का नाम उल्लेखित नहीं है, और ना ही मौर्य साम्राज्य के किसी शहर का नाम उल्लेखित है। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसका मतलब यह है कि यह किताब अनन्य पुरुष में लिखी गई है, मतलब इशारों में लिखी गई है, मतलब थर्ड पर्सन को इंडिकेट करते हुए लिखी गई है। इस किताब की मैं बात करूं तो यह किताब चंपू शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? चंपू शैली में लिखी गई है। और सबसे जो खास इसमें जानकारी एक मिलती है, जो आपके पेपर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। क्या है ये सप्तांग सिद्धांत? आचार्य चाणक्य कहते हैं इस किताब के अंतर्गत कि अगर किसी साम्राज्य को मजबूत बनाए रखना है तो आपको साम्राज्य के 7 एलिमेंट्स को सुरक्षित बनाए रखना होगा, मजबूत बनाए रखना होगा, तभी कोई साम्राज्य मजबूत रह सकता है, अजेय रह सकता है। कौन कौन से वो 7 एलिमेंट होंगे जिन्हें मजबूत रखना होगा? तो सबसे पहले राजा के बारे में कहते हैं आचार्य चाणक्य कि राजा वॉज द सोल ऑफ स्टेट।
राज्य की आत्मा बताया था आचार्य चाणक्य ने राजा को। तो सबसे पहली बात तो राजा का मजबूत होना बहुत जरूरी है किसी भी साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए, अभेद बनाए रखने के लिए। दूसरा, आमात्य मतलब मिनिस्टर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसका जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। बाउंड्री सिक्योर होना बहुत जरूरी है। उस राज्य का किला मजबूत हो, क्योंकि किला मजबूत होगा तभी किसी भी मुसीबत में वो किला आपको सुरक्षा मुहैया करा पाएगा। अगर किला ही मजबूत नहीं होगा तो मुसीबत में आपको कहीं भी शेल्टर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मजबूत किले इस समय पर बनाए जाते थे। कोष मतलब पैसा होना बहुत जरूरी है भाई। जो आपका कोषागार है, कोषागार में धन की पर्याप्त उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। मजबूत सेना का होना बहुत जरूरी है और अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे मेरे भाई अजय रूप से। बात समझ में आया? तो आचार्य चाणक्य के बारे में आपको यह समझ में आ गई। पेपर के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण, एक तो यही आपसे विषय वस्तु पूछ ली जाती है कि भाई आचार्य चाणक्य की जो किताब है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी हुई किताब है। चंपू शैली में यह किताब लिखी गई थी। किसने संकलित की थी? तो 1909 में मैसूर के संग्रहालय से शाम शास्त्री ने। सप्तांग सिद्धांत की जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? तो आचार्य चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र से मिलती है। बढ़ूं आगे, यहां तक क्लियर होगा? चलिए तो आइए देखते हैं आगे और क्या जानकारी है। इससे जानकारी मिलती है आपको गुप्तचर व्यवस्था की, मतलब स्पाई सिस्टम की जानकारी मिलती है मेरे भाई। और इसमें बताया गया है कि जो स्पाई सिस्टम का हेड होता था, स्पाई सिस्टम का जो हेड होता था उसको कहा जाता था महामात्य सर्प। क्या कहा जाता था? महामात्य सर्प। ये हेड ऑफ द स्पाई सिस्टम होता था। और जो स्पाई होते थे, जो गुप्तचर होते थे, उन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और ये गुप्तचर भी दो प्रकार से काम करते थे मेरे भाई। गुप्तचर भी दो प्रकार से काम करते थे, ध्यान देंगे। एक को हम कहते थे संस्थानिक, मतलब ये वो गुप्तचर होंगे जो एक जगह पर रुक करके किसी भी साम्राज्य के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में अपनी जानकारी इकट्ठा करते हैं। और दूसरे होते हैं संचारी वो गुप्तचर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम करके जानकारी हासिल करते हैं। तो बात क्लियर हुआ? तो ये थी गुप्तचर व्यवस्था इस समय की। अब दूसरा देखेंगे, यहां से आपको न्यायालय की जानकारी भी मिलती है। जुडिशियरी सिस्टम की भी आपको यहां से जानकारी मिलती है। भाई बढ़ूं आगे, जुडिशियरी सिस्टम को भी समझते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं न्यायालयों की जानकारी के बारे में। और इस समय पर जो न्यायालय हैं, दो प्रकार के न्यायालय यहां पर बताए गए हैं। एक को कहते हैं यहां पर धर्मस्थ न्यायालय। धर्मस्थ जो न्यायालय होगा ये सिविल मामले देखता था मेरे भाई, मतलब दीवानी मामले देखता था। दीवानी मामलों के लिए कौन सा न्यायालय था? तो धर्मस्थ न्यायालय। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको बोलते थे व्यवहारिका। क्या बोलते थे? व्यवहारिका कहते थे। दूसरा जो न्यायालय है उसका नाम है कंटक शोधन। जो कंटक शोधन न्यायालय है मेरे भाई, ये फौजदारी मामलों को देखता था। कौन से? फौजदारी मामलों को देखता था, मतलब क्रिमिनल मामले यहां पर देखे जाते थे। और इसका जो न्यायाधीश होता था उसको हम कहते थे प्रदेशिका। क्या कहते थे? प्रदेशिका। तो यहां से ये न्यायालय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आपको राजस्व के बारे में भी यहां से जानकारी मिलती है। और आचार्य चाणक्य की किताब से हमें यह रिकॉर्ड मिलता है कि यहां जो राजस्व व्यवस्था थी, जो रेवेन्यू सिस्टम था, वो 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस
लिया जाता था ऑफ टोटल प्रोड्यूस। मतलब कहने का कि कुल पैदावार का 1/6वां हिस्सा लगान के रूप में वसूला जाता था। तो ये सारी जानकारी आपको आचार्य चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र से मिलती है। चलिए बढ़ा जाए यहां से आगे बढ़ा जाए तो देखते हैं अगली किताब को, और अगली किताब है कौन सी? मेगास्थनीज की इंडिका। अगली किताब कौन सी है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना, आगे इस पे विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझिएगा। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके, तो इसने यहां पर एक किताब लिखी थी, और उस किताब के बारे में क्या क्या जानकारी है वो एक बार देखते हैं। देखिए बहुत सारी इसने ऐसी जानकारियां लिख दी हैं जिन पे भरोसा करना ही संभव नहीं है। मतलब बहुत सारे भ्रामक जानकारियां इस किताब के अंतर्गत उसने दी हैं भारत के बारे में। क्या भ्रामक जानकारियां दी हैं भारत के बारे में, उन सब पे चर्चा करूंगा। अभी ध्यान दीजिएगा, फोकस रखेंगे बोर्ड की तरफ। देखो ये किताब, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, ओरिजिनली अवेलेबल ये किताब नहीं है। और इस किताब को संकलित किया गया था 1846 में, 1846 में इस किताब को स्वानबेग ने इस किताब को संकलित किया था, कंपाइल्ड किया था, लिखा नहीं था मेरे भाई, कंपाइल्ड किया था 1846 में। इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन किया वो 1891 में जाकर के मैकिंडल महोदय हैं, इन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया। और सबसे खास बात, इस किताब के अंदर मगध साम्राज्य के एक शहर पाटलिपुत्र का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, विस्तृत जानकारी आपको यहां से मिलती है। और पाटलिपुत्र के लिए एक शब्द का नाम इस्तेमाल किया गया है, पाटलिपुत्र के लिए पालीब्रोथा शब्द इस्तेमाल किया गया है। कौन सा? पालीब्रोथा, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ एक और टर्म यहां पर इस्तेमाल की गई है, उत्तरापथ। ये एक व्यापारिक मार्ग के तौर पर है यहां पर उत्तरापथ, जो कि तक्षशिला पेशावर से लेकर के ताम्रलिप्ति बंगाल तक जाता था, ताम्रलिप्ति बंगाल तक जाता था, और इसी को हम कहते हैं उत्तरापथ। उत्तरापथ की जानकारी आपको मेगास्थनीज की किताब इंडिका से मिलती है। साथ ही साथ इसकी किताब से यह भी जानकारी मिलती है कि इस समय के जो लोग थे वो भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करते थे, क्योंकि इसकी किताब में भगवान विष्णु के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है हेराक्लॉज, और भगवान शिव के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है डियानासिस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि इस किताब में भ्रामक जानकारियां एक्चुअली हैं क्या, क्या क्या गलत जानकारियां इसने दी हैं। तो देखो मेरे भाई, ये बताता है कि भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। अब कौन बताए इसको कि यहां पर दास व्यवस्था थी कि नहीं थी। एक्चुअली क्या है, अब देखिए इस समय पर भारत में दास व्यवस्था थी, लेकिन इसने क्यों लिखा दास व्यवस्था नहीं है? क्योंकि यहां पर यूनान में क्या था, यूनान में जो दास होते थे उनको बेड़ियों में रखा जाता था, गंदे कपड़े उनको पहनने के लिए दिए जाते थे, और अंधेरे कोठरों में उनको बंद करके रखा जाता था। जब काम होता था, काम के दरमियान उनको बाहर निकाला जाता था, फिर बंद कर दिया जाता था। लेकिन अगर भारत में इस समय पर आप देखते हैं, मगध साम्राज्य के अंदर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ के दासों की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, अच्छे कपड़े पहनते थे, स्वतंत्र रहते थे। तो उनको देख करके इसको ऐसा लगता है कि भारत में स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो भाई ये जानकारी इसने एक तो गलत दी है। ये कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ा, कभी अकाल नहीं पड़ा जी। अब इसको कौन समझाए कि जो सोहगोरा अभिलेख है, जो सोहगोरा अभिलेख है, वो सोहगोरा अभिलेख हमें जानकारी, मैं भी आगे समझाऊंगा। मैंने आपको पुरातात्विक स्रोतों में दिखाया था, पुरातात्विक स्रोतों में इस मगध साम्राज्य की जानकारी का एक स्रोत भी है सोहगोरा अभिलेख, है ना। और सोहगोरा अभिलेख से जानकारी ही ये मिलती है कि मगध के अंदर जब 8 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, तो उस समय पर अनाज बंटवाने का काम मौर्य शासकों के द्वारा किया गया था। तो बताओ अकाल पड़ता था कि नहीं पड़ता था? तो ये भी जानकारी क्या है, गलत है। ये कहता है कि भारतीय लोग लेखन से परिचित नहीं थे, लेखन से परिचित नहीं थे। तो मुझे बताइए एक बार कि सोहगोरा अभिलेख की बात कर लेते हैं। चलिए,
या जूनागढ़ अभिलेख की आप बात करिए, अशोक के अभिलेखों की बात करिए, क्या है? इतिहास लेखन नहीं है क्या? मैंने सिकंदर का आक्रमण आपको समझाया था, मैंने आपको दारा फस्त का आक्रमण समझाया था, और उनके प्रभाव के बारे में जब बताया था तो मैंने बताया था कि जब भारत में 516 बीसी में फारसी आक्रमण हुआ, दारा फस्ट का आक्रमण हुआ, तो मैंने बताया था आपको कि उसका प्रभाव यह हुआ कि भारत में क्रमागत लेखन शुरू हुआ। सिकंदर के आक्रमण के बाद भी उस इतिहास लेखन की परंपरा को और धार मिली। तो भाई ये कैसे लिख सकता है कि भारतीय लोग इतिहास लेखन से परिचित नहीं थे? और सबसे बड़ी बात तो यार एक बात बताइए, 1500 बीसी का हमारा ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद किस चीज की जानकारी देता है? ऋग्वैदिक काल। सबसे पहले जो भारतीय जो सिविलाइजेशन है, या यूं कहूं कि भारतीय सोसाइटी है, उनकी जानकारी सबसे पहले हमें लिटरेरी रूप से तो इसी से मिलती है। ये क्या था? ये इतिहास नहीं था क्या? तो गलत जानकारी है एकदम से। फिर ये बताता है कि भाई समाज 7 जातियों में विभाजित था, 7 जातियों में विभाजित था। तो मेरे भाई मुझे बताइए कि ऋग्वेद में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10th मंडल, आपको जानकारी देता है वर्ण सिस्टम के बारे में, वर्ण सिस्टम। और वर्ण सिस्टम ये बताता है कि इस समय का जो समाज था मेरे भाई, वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो कि ये व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म आधारित ये वर्ण व्यवस्था थी। फिर यहां पर ये जातियों का जिक्र कहां से करने लगा? तो ये जानकारी भी बिल्कुल गलत है। तो ये कुछ भ्रामक, और यहां से ऐसे ही नहीं है, ये ऐवे ही नहीं बोल रहा हूं, यहां से पेपर सवाल पूछता है कि मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भारत के बारे में या मगध साम्राज्य के बारे में किन भ्रामक जानकारियों की जानकारी दी है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। बात समझ में आया? बढ़ा जाए आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आ गया जूनागढ़ अभिलेख। तो यहां से शुरू होते हैं भाई आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक स्रोत। और पहला पुरातात्विक स्रोत आपके सामने है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। देखिए ये अभिलेख हैं, ये पत्थरों पर लिखी हुई स्क्रिप्ट हैं। इनको ऐसे समझिए आप जैसे आज के टाइम पर आप देखते हैं होर्डिंग्स को। आज की जो सरकारें हैं अपनी पॉलिसीज के बारे में होर्डिंग्स लगवाती हैं, देखा होगा आपने। योगी जी का फोटो जो है, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका फोटो दिल्ली में भी लगा हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार उन होर्डिंग्स के माध्यम से आपको यह बताना चाहती है कि राज्य की पॉलिसीज क्या है। तो ये जो आपको अभिलेख देखने को मिलते हैं, ये अभिलेख आपको यही समझाते हैं कि उस समय का जो राजा है, वो राजा की जो पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज इन अभिलेखों पर लिखवाई जाती थी, जिनसे आने वाले जो लोग होते थे राज्य में, जो राज्य में आने वाले आगंतुक होते थे, वो आसानी से वहाँ की पॉलिसीज़ के बारे में समझ पाए, या राजा के काम करने के तरीकों के बारे में समझ पाए। आई बात समझ में? तो क्या क्या जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से? तो सबसे पहली बात मेरे भाई, संस्कृत भाषा का यह पहला अभिलेख है जो कि 150 AD में लिखा गया था। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है मेरे भाई। क्या जानकारी है इसमें? इसमें यह बताया गया है कि जब शासन चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था ना, जब शासन चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था, तो एक राज्यपाल हुआ जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य। तो इस पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नहरों का अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है, नहरों का अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है, तो नहरों का अभिलेखीय प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। बता रहा है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आगे चल के जब अशोक आया शासन में, तो अशोक का एक राज्यपाल हुआ, राज्यपाल मतलब गवर्नर, तो अशोक का एक राज्यपाल हुआ जिसका नाम था तुषास्प। इस तुषास्प ने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थी। इसकी जानकारी भी आपको कहां से मिलती है? इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जैसे आपको सरकारी होर्डिंग्स पे लिखा हुआ मिलेगा कि फलानी सरकार ने, माननीय फलाने मुख्यमंत्री जी ने इतने करोड़ नौकरियां दी।
अब कितनी दी वो उस मैटर ही नहीं करती। आपने लिख दिया 1.5 करोड़ दी, तो कोई जो उसको देख रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति जो उसको देख रहा है, उसके दिमाग में क्या जाएगा? बात समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों जानकारियां आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आइए, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, सोहगोरा अभिलेख है। जो ये सोहगोरा अभिलेख है, कहां से मिला है? उत्तर प्रदेश के मेरे भाई गोरखपुर से मिला है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मिला है। क्या जानकारी है? जानकारी है अकाल के समय अनाज बंटवाने की। अकाल जब पड़ता था तो उस समय पर जो राजा लोग होते थे वो अपनी जनता में अनाज बंटवाते थे सरकारी गोदामों से। ठीक है ना? इससे पता चलता है कि राजा जनता के प्रति मददगार था, जिम्मेवार था, या उनका जो है सर्वे सर्वा था, है ना? सेम जानकारी आपको महास्थान अभिलेख से भी मिलती है। यह बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त हुआ है और इसमें भी अकाल के समय पर अनाज बंटवाने की जानकारी दी गई है। तो सोहगोरा और महास्थान अभिलेख दोनों ही अकाल के समय पर अनाज बंटवाने की जानकारी आपको देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? भाई कमेंट करके जरूर बताते रहें। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखने से बिल्कुल ना घबराइए। और अगर समझ में आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है, तो ये क्लास आपके दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेखों की तरफ। अशोक के अभिलेख, चलो तो आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, तो मेरे भाई अशोक के अभिलेखों की मैं बात करूं तो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए वो फारसी आक्रमण के बाद या ईरानी आक्रमण से प्रभावित होकर के अशोक ने अभिलेख लिखाने प्रारंभ कराए थे। और अभी तक तकरीबन 150 अभिलेख हमें 47 जगहों से प्राप्त हो चुके हैं। कितने अभिलेख? 47 जगहों से करीब अशोक के 150 अभिलेख अभी तक प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनकी भाषा प्राकृत है। भाषा कैसी है? प्राकृत भाषा है। और लिपि ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं, अरमाइक लिपि में लिखे हुए हैं और साथ ही साथ यूनानी लिपि में भी लिखे हुए हैं। इन अभिलेखों को सबसे पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और इसी ने बताया था कि इन अभिलेखों में एक नाम लिखा हुआ है देवानाम प्रिय। क्या नाम है? देवानाम प्रिय। जो देवानाम प्रिय नाम लिखा हुआ है, ये देवानाम प्रिय कोई और नहीं है बल्कि कौन है? अशोक है। कौन बताता है? जेम्स प्रिंसेप बताता है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं अशोक के अभिलेखों को। अशोक के अभिलेखों को देखो मेरे भाई, एक काम करते हैं, पहले ना इधर आओ, इधर आओ और थोड़ा सा समझो। देखो अशोक के जो अभिलेख हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे शिलालेखों की। शिलालेख, रॉक इंस्क्रिप्शंस। जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक को हम कहते हैं लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, और एक को हम कहते हैं बृहत शिलालेख। बृहत शिलालेख, बृहत शिलालेख मतलब मेजर स्टोन इंस्क्रिप्शंस, और लघु शिलालेख है माइनर स्टोन इंस्क्रिप्शंस। क्या फर्क है दोनों में? तो मेरे भाई जो लघु शिलालेख हैं, ध्यान देना, जो लघु शिलालेख हैं, इन लघु शिलालेखों में अशोक ने अपने निजी जीवन की जानकारी दी है। किसकी? निजी जीवन की जानकारी है, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन की जानकारी है माइनर स्टोन इंस्क्रिप्शंस में। और जो मेजर स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके अंदर अशोक ने शाही आदेश, रॉयल ऑर्डिनेंस लिखवाए हैं। शाही आदेश अशोक ने लिखवाए हैं,
मेजर स्टोन इंस्क्रिप्शंस में। बात समझ में आ रही है? जो दूसरा हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं स्तंभ लेख। कहां से मिले अभी बताऊंगा, पहले समझ लो। जो स्तंभ लेख है सेम ये भी इसी प्रकार से दो प्रकार के हैं। इसको बोलते हैं हम पिलर एडिक्ट, दो प्रकार के हैं। लघु स्तंभ लेख और सेम इधर बृहत स्तंभ लेख। और इसके बाद जो अशोक के अभिलेख हैं वो लिखे हुए हैं गुहा लेखों में, जिसको हम बोलते हैं गुहा लेख, मतलब केव इंस्क्रिप्शंस। तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में समझनी है, कहां कहां से मिली हैं। तो एक एक करके समझिए मेरे भाई। आइए इधर, कहां आना है तो आइएगा इधर शिलालेखों पर। सबसे पहले तो देखो जो शिलालेख हैं दो जगह हमने बांट रखे हैं, बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहत शिलालेख आपको पता है, अभी मैंने बताया, यहां से क्या मिलता है, रॉयल ऑर्डिनेंसों की जानकारी है। रॉयल ऑर्डिनेंस, अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह पर ये शिलालेख लगवाए थे, जिनमें शाही आदेशों की जानकारी थी। जैसे कि मैंने होर्डिंग्स वाला एग्जाम्पल दिया था। सरकार जिस तरीके से अपनी योजनाओं के होर्डिंग्स लगवाती है जिससे कि लोग जागरूक हो सके उन योजनाओं के बारे में। आइए कहां कहां से मिले हैं तो सबसे पहले देखेंगे मानसेहरा अभिलेख है एक। कौन सा है? मानसेहरा अभिलेख, जो कि मिला है कहां से? हजारा जिला पाकिस्तान से। आपको समझना यही है कि कौन सा अभिलेख कहां से मिला है। नेक्स्ट है शहबाजगढ़ी अभिलेख। शहबाजगढ़ी अभिलेख मिला है पेशावर जिला पाकिस्तान से। पेशावर जिला पाकिस्तान। और ये दोनों ही जो अभिलेख हैं, ये दोनों ही अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे गिरनार अभिलेख है, जो कि मिला है जूनागढ़ गुजरात से। नेक्स्ट सोपारा अभिलेख, जो कि थाने महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। इससे अगला है येरागुड्डी अभिलेख, येरागुड्डी, जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जौगढ़ अभिलेख, गंजाम जिला उड़ीसा से। धौली अभिलेख, पुरी जिला उड़ीसा से। और एक है कालसी का अभिलेख, जो कि प्राप्त हुआ है देहरादून उत्तराखंड से, जो कि प्राप्त हुआ है देहरादून उत्तराखंड से। और ये जितने भी नीचे अभिलेख मैंने लिखे हैं मानसेहरा और शहबाजगढ़ी को छोड़ करके, ये सारे अभिलेख लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है मेरे भाई, बात स्पष्ट हो गई होगी। तो ये तो रहे मेजर स्टोन इंस्क्रिप्शंस। इधर आओ माइनर स्टोन इंस्क्रिप्शंस, जिनमें अशोक ने अपने निजी जीवन की जानकारी दी है। किसकी जानकारी है? पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो एक अभिलेख है सरेकोना अभिलेख। कहां से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट लंपक, या जिसको कहते हैं आप लमघान अभिलेख, लंपक अभिलेख या लमघान अभिलेख, यह भी कहां से प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान से। दोनों अफगानिस्तान से हैं। एक है अहरोरा, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। सहसाराम बिहार में है। और भवु या बैराट अभिलेख ये मिला है राजस्थान से। ठीक है। गुर्जरा मध्य प्रदेश से, मास्की कर्नाटक, नेल्लूर कर्नाटक और उदयगोलन कर्नाटक से। अब इसमें जो आपको ध्यान देना है, ये जो इधर मैंने आपको लिखे हैं ये वाले अभिलेख, गुर्जरा, मास्की और उदयगोलन, नेल्लूर को आप यहां से छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि लघु शिलालेख ही है नेल्लूर भी, मैं हटा इसलिए रहा हूं कि जो मैं अभी इंफॉर्मेशन आपको यहां लिखने वाला हूं इसके लिए। ये तीन बचे हैं, गुर्जरा, मास्की और उदयगोलन। ये तीनों जो अभिलेख हैं, ये तीनों के तीनों अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन तीनों ही अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है।
और ये पेपर के लिए हो जाएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट। पेपर आपसे पूछेगा कि अशोक के किस अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे गुर्जरा, मास्की और उदयगोलन अभिलेख। तीनों लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, गुर्जरा मध्य प्रदेश से, मास्की कर्नाटक और उदयगोलन भी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे स्तंभ लेखों की तरफ। स्तंभ लेखों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, स्तंभ लेखों पे आऊं मैं, उससे पहले आप एक काम करेंगे, एक चीज आइए, ये जो देखे शिलालेख है ना, जो बृहत शिलालेख हैं, क्या है इसमें? बृहत शिलालेखों में मैंने आपको बताया था रॉयल ऑर्डिनेंस है। कहाँ कहाँ से मिला है ये आपको पता चल चुका है ना, कहाँ कहाँ से मिला है ये सब पता चल चुका है। अब ये जो शिलालेख हैं, शाही आदेश हैं इसमें, तो अशोक ने अपने इन शिलालेखों में 14 शाही आदेश लिखवाए थे। कितने? 14 शाही आदेश लिखवाए थे। ये 14 शाही आदेश कौन कौन से हैं ये आपको देख लेने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 14 पॉइंट कौन कौन से हैं, इन पे आ जाओ फटाफट से इधर। देखो मेरे भाई, ध्यान देंगे, जो सबसे पहला शिलालेख है उसमें बताया गया है पशु हत्या को निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल किलिंग, पशु हत्या को निषेध किया गया है। इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आपसे पूछता है कि अशोक के प्रथम अभिलेख में किसकी जानकारी है, तो एनिमल स्लॉटरिंग की, पशु हत्या निषेध की जानकारी है। नेक्स्ट आपका लोक कल्याण कार्यों से संबंधित है, इसमें बताया गया है कि अशोक ने दक्षिण भारत में मुफ्त औषधालयों का निर्माण करवाया था। ठीक है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। तीसरा अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें 3 अधिकारियों की नियुक्ति अशोक ने करवाई थी। 3 अधिकारियों की नियुक्ति करवाई थी, एक है प्रदेशिका, नेक्स्ट युक्ता और रज्जुक। तो ये 3 जो अधिकारी हैं, ये 3 अधिकारी अशोक के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। चौथे अभिलेख में बताता है अशोक ब्राह्मणों का सम्मान करें, रेस्पेक्ट ब्राह्मणाज, ब्राह्मणों का सम्मान करें भाई। ठीक है, 5वें अभिलेख में बताया जाता है धम्म महामात्य की नियुक्ति का आदेश। अच्छा, धम्म महामात्य की नियुक्ति करवाई थी, मतलब एक धार्मिक अधिकारी, रिलीजियस ऑफिसर अशोक के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जिसका नाम था क्या, इस पोस्ट का नाम क्या था? धम्म महामात्य। क्या नाम था? धम्म महामात्य। तो आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछ लेगा पेपर कि बताओ कि धम्म महामात्य की नियुक्ति का आदेश अशोक ने अपने किस अभिलेख में दिया है। तो भाई 5वें अभिलेख में जानकारी है धम्म महामात्य की नियुक्ति की, और 6ठे अभिलेख में इस धम्म महामात्य के लिए आदेश दिए गए हैं, मतलब कि इसके कार्य क्या होंगे, कार्य करने के तरीके क्या होंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन इसके लिए काम करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए, 7वां 8वां जो अभिलेख है वो धम्म यात्राओं से जुड़ा हुआ है। धम्म यात्राओं की जानकारी है जो अशोक ने धार्मिक यात्राएं की। उसके बाद 9वां जो अभिलेख है, इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको तोड़ने के लिए समाज के लोगों को प्रेरित किया था। जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस थे उनको तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए अशोक ने अपनी जनता को इनकरेज किया था। देखो 10वां है भैरी घोष की जगह धम्म घोष। भैरी घोष की जगह धम्म घोष ने ले ली थी। भैरी घोष का मतलब है कि जब कभी कोई युद्ध होता है ना, तो सेनाएं जब युद्ध के लिए निकलती हैं तो उन सोल्जर्स को एक्साइट करने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तुरही बजाई जाती। तुरही का मतलब होता है जो भापू बजाया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ में, तो उसकी जगह धम्म घोष ने ले ली थी। धम्म घोष का मतलब है कि धर्म को आधार बना करके या धार्मिक नीतियों के आधार पर शासन चलाने की नीतियों ने जगह ले ली थी, उसको बोला गया धम्म घोष। और ये अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के बाद घोषणा की थी। जो नेक्स्ट है उसमें है धम्म नीति की व्याख्या की गई है। जो धार्मिक नीति होगी उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे।
और नेक्स्ट है 12, इसमें बताया गया है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की अपील, मतलब सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस आप रखें, ठीक है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल का जो माहौल हो रहा है ना, हाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप समझदार हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंट है इधर 10वां। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये है 13वां अभिलेख, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जानकारी मिलती है अशोक के कलिंग युद्ध की, अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 14वां जो है पॉइंट, इसमें जानकारी है कि अशोक ने अपने जनता को, अपने लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। तो ये अशोक के 14 अभिलेख हैं। जो अशोक के शिलालेख हैं ना, जो मेजर स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, उन मेजर स्टोन इंस्क्रिप्शंस पर, बृहत शिलालेखों पर ये 14 पॉइंट एज इट इज लिखे हुए हैं। सारे अभिलेखों पर ये सेम जानकारियां हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, अब यहां तक आपको बात हो गई होगी स्पष्ट शिलालेखों की। तो आगे अब बढ़ा जाए, शिलालेखों से आगे बढ़ा जाए स्तंभ लेखों की तरफ। ध्यान दो इधर, स्तंभ लेख। तो जो स्तंभ लेख है मेरे भाई, बृहत स्तंभ लेखों की सबसे पहले मैं बात करूंगा। जो मेजर पिलर एडिक्ट हैं, इसमें सबसे पहले देखिए दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये मेरे भाई एक तो अंबाला के टोपरा में था अभिलेख और एक था मेरठ में, अशोक के अभिलेख थे ये। इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, जब मोहम्मद बिन तुगलक का जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनता है, तो वो इन दोनों अभिलेखों को दिल्ली ला करके लगवाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक, FST, दिल्ली लाया। तो उसने दिल्ली लगवाए थे, तो इसलिए लिखा हुआ है यहां पर दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ। नेक्स्ट ध्यान देंगे, ये है लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट है लौरिया अर्राज, ये भी चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट है आपका रामपुरवा, ये चंपारण बिहार में है। और एक है कौशाम्बी अभिलेख या प्रयाग अभिलेख, ये आपका कौशाम्बी में है और इसको आप कहते हैं रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो अकबर के टाइम पर जो इलाहाबाद का महल था अकबर का, जिसमें जहांगीर की शादी के बाद रहने के लिए इलाहाबाद में भेजा गया था, इलाहाबाद के महल में भेजा गया था, तो वहीं पर ये रानी का अभिलेख लगवाया था। लघु शिलालेखों की बात करिए तो सारनाथ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, सांची मध्य प्रदेश से, और निगाली सागर से, ठीक है ना। और निगाली सागर का जो अभिलेख है, इससे राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिलती है 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस की, ऑफ टोटल प्रोड्यूस, ठीक है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थी बात स्तंभ लेखों की। और लास्ट शिलालेखों की बात करें तो लास्ट रह गए हैं केव इंस्क्रिप्शंस। केव इंस्क्रिप्शंस समझ लो, 2 शासकों के द्वारा लिखवाए गए थे ये केव इंस्क्रिप्शंस। एक तो अशोक ने स्वयं लिखवाए ही हैं, तो सबसे पहले तो अशोका को समझिए। अशोक ने लिखवाए थे कहां पर? बाराबर की पहाड़ियों पर। कहां पर? बाराबर की पहाड़ियों पर, या जिसको आप कहते हैं खलवित पर्वत पर। कहां पड़ता है भाई? तो गया जिला बिहार में पड़ता है। अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में 2 गुफाएं बनवाई थी अशोक ने। एक का नाम है सुदामा और एक का नाम है विश्व झोंपड़ी। सुदामा और विश्व झोंपड़ी अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में ये 2 गुफाएं बनवाई थी। 2 गुफाएं बनवाई थी और इन पर ही अभिलेख लिखवाए गए, इन्हीं पर जानकारियां दी गई हैं। और ये किसके लिए बनवाई गई थी? तो ये जो गुफाएं थी ये दान दी गई थी, दान दी गई थी। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, या आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए। मुझे एक बार बता दो कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी किसने?
मखली पुत्र घोषाल ने, मखली पुत्र घोषाल, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ अशोक ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में एक और गुफा बनवाई थी जिसका नाम था कर्ण चौपाल। तो 3 गुफा अशोक ने बनवाई, सुदामा, विश्व झोंपड़ी और कर्ण चौपाल। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के अंदर एक शासक और हुआ जिसका नाम था दशरथ। इसने भी कुछ गुफाएं बनवाई, और इसने गुफा कहां बनवाई, तो इसने बनवाई थी नागार्जुन की पहाड़ी पर। कहां पर? नागार्जुन की पहाड़ी पर। कौन कौन सी गुफाएं? तो गोपी, लोमस, वहिका और वर्जिथिका। तो ये 4 गुफाएं इसके द्वारा बनवाई गई थी नागार्जुन की पहाड़ी पर। ये भी किसको दान दी गई हैं? ये भी आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए ही दान दी गई हैं। ठीक है, तो इन सब से जानकारी आपको किसकी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल्ड जानकारी इन साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिलती है। और इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के राजाओं के बारे में, उन राजाओं के बारे में, उन राजाओं की कहानियां जिनमें कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा, अशोक जैसा महान राजा होगा। तो इन सब की चर्चा रहेगी अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। और मुझे उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, और समझ में अगर आई है तो क्लास आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुंच जानी चाहिए। आपके सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर पहुंच जानी चाहिए। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।